नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं असंख्य विचार पुस्तक, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। पहले अध्याय मन, विचार और कर्म का अंतिम पड़ाव या अंतिम स्तंभ है जब विचार वस्तुएं बन जाती हैं। जो तुम भीतर बार बार सोचते हो वही एक दिन बाहर घटने लगता है, क्योंकि विचार सिर्फ एक सोच नहीं, एक सृजनात्मक शक्ति है। जो हम लगातार सोचते हैं उस पर हमारी चेतना केंद्रित हो जाती है, और जहाँ चेतना जाती है वहीं ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस तरह विचार धीरे धीरे आकार लेते हैं, ऊर्जा बनते हैं, और अंततः वह ऊर्जा वस्तु, अनुभव या परिणाम बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी भय, दुख या हानि के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में उसी अनुभव को अपने जीवन में खींच लाते हैं। इसे ही आज की भाषा में कहते हैं आकर्षण का नियम। स्वामी जी समझाते हैं, आपका मन एक रचनात्मक यंत्र है। आप जो विचार इसमें डालते हैं वह धीरे धीरे आपके कर्म, आपके संबंध और आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि विचार आज एक कल्पना है, पर कल वह आपकी हकीकत बन सकती है। इस अध्याय पर हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप मेरी YouTube चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। ऑडियोज़ और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमें अपनी कोई प्रतिक्रिया या कोई सुझाव देना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में आप हमें बता सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए मन, विचार और कर्म का अगला स्तंभ, जब विचार वस्तुएं बन जाती हैं, को शुरू करते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है, यह हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है, जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले बैल के पैर का पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसका सुख पीछा करता है, एक छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती जब विचार वास्तविकता बन जाती है। मेरी पत्नी जब वह चेकआउट काउंटर पर थी तब एक फ्लैश सेल चल रही थी। अब्दुल्ला नसरुद्दीन अपने लिए एक पुल-ओवर खरीदने एक डिपार्टमेंटल स्टोर गया, जिसने अगले 60 मिनट के भीतर भुगतान करने वाले ग्राहकों को 40% की छूट देने की घोषणा की। जल्द ही अचानक महिला ग्राहकों की एक सेना काउंटर पर दौड़ पड़ी और मुल्ला को अलग अलग दिशाओं में धकेलना और खींचना पड़ रहा था। उसने धैर्य और विनम्रता से काम लेने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे के बाद भी वह भीड़ के कारण लाइन के सबसे आखिरी में ही था। परेशान और निराश होकर उसने अपनी कोहनियां बाहर निकाली और आसपास की सभी महिलाओं के बीच से धकेलना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? एक महिला चिल्लाई। क्या तुम एक सज्जन की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? नहीं महोदया, मुल्ला ने जोर से कहा। मैं 1 घंटे से भी ज्यादा समय से एक सज्जन की तरह व्यवहार कर रहा हूं। अब मुझे एक महिला की तरह व्यवहार करना होगा। हम कभी कभी अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं? ऐसा लग सकता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रेरित करती हैं। सच तो यह है कि हम अपने जीवन की एक खास तरह से कल्पना करते हैं, और जब चीजें हमारी कल्पना के अनुसार नहीं होती तो हम दुखी, निराश या उदास महसूस करते हैं। हमारा बेचैन मन तब हमें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो हम चाहते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दें, कल्पना और चाहना। कल्पना कुछ और नहीं बल्कि विचारों की एक श्रृंखला का अनुसरण है। जब हम किसी विचार पर चिंतन करते हैं तो हम मूल रूप से कल्पना कर रहे होते हैं, और जब वही विचार बना रहता है तो वह एक इच्छा या भावना बन जाती है, क्योंकि एक इच्छा है जो फिर से एक स्थायी विचार है। उदाहरण के लिए,
कुछ लोग दूसरों की तुलना में नकारात्मक या कामुक विचारों के प्रति अधिक प्रवृत्त क्यों होते हैं? यह ज्यादातर हमारे मन की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में प्रवृत्ति की सबसे सुंदर परिभाषा दी है। कई जन्मों में संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप मानसिक छापें मन को प्रभावित करती हैं और दुख का कारण बनती हैं। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ कर्म है, न कि भाग्य। एक चरखे की कल्पना कीजिए जो चमकीले वर्णक्रमीय रंगों से रंगा हुआ है। चूंकि यह घूम रहा है, इसका मुख्य भाग भ्रामक सफेद दिखाई देता है। वास्तव में पहिए पर कोई सफेद रंग नहीं है। यह वह गति है जिससे वह घूम रहा है, जो सफेद रंग का भ्रम पैदा कर रही है, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक विशद और रंगीन है। इसी प्रकार मन हमेशा गतिशील रहता है, चरखे की तरह। यह भौतिक जगत की वास्तविकता का भ्रम पैदा करता है। यह संसार को एक स्थायी स्थान जैसा बना देता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में, जो स्वतंत्र और सभी बंधनों से मुक्त है, आपके मन को एक निश्चित स्थिरता प्राप्त करनी होगी। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए और मन की प्रकृति की जांच करने के लिए इसकी गति रुकनी चाहिए। इसे घूमना बंद करना होगा। इस तरह की स्थिरता के बाद ही आप वास्तविक रंग देख सकते हैं। एक निरंतर गतिशील मन के साथ हम अपने कार्यों के प्रभाव से अनभिज्ञ रहते हैं। प्रत्येक कार्य एक अवशिष्ट निशान छोड़ जाता है। हम वाणी, कर्म या शब्दों से जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे मन और हमारे जीवन पर एक छाप छोड़ जाता है। हालांकि यह बोध एक शांत मन, एक सचेतन मन से आता है। एक धावक जो दौड़ रहा है, उसके पास बैठकर यह देखने का समय नहीं होता कि दूसरे क्या कर रहे हैं। वह अंतिम रेखा तक पहुंचने में बहुत व्यस्त है। इसी प्रकार एक मन जो लापरवाह कार्यों में लगा रहता है, उसके पास अपने कार्यों पर चिंतन करने का समय नहीं होता। कर्म इसके अलावा 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक अपने प्रकार के आधार पर एक छाप छोड़ता है। भौतिक कर्म मूर्त अवशेष उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि मौखिक और मानसिक कर्म मानसिक छाप छोड़ते हैं। कर्म का अवशेष समय के साथ कभी कभी जीवन भर मिट सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं होता जब तक कि आप सचेत रूप से उस छाप को मिटाने का प्रयास ना करें। हमारे कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, बल्कि उनके अवशेष हमें प्रभावित करते हैं। कैसे? आइए मैं आपको 3 प्रकार के कर्मों के बारे में विस्तार से बताते हुए एक उदाहरण देता हूँ। पहला, भौतिक कर्म, मूर्त अवशेष। स्पर्श की आवश्यकता वाले सभी भौतिक कर्म हैं। भौतिक कर्म भौतिक अवशेष छोड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेब है। आप बेहतर स्वाद के लिए उसे छीलते हैं और बीज निकालते हैं। आप सेब को छिलका और बीज छोड़कर खाते हैं। फल खाने के आपके कर्म के परिणाम स्वरूप सेब का अवशेष बना है, छिलका और बीज। आप बचे हुए हिस्सों को फेंक देते हैं। एक गाय आती है और खुशी खुशी उसे अपना भोजन मान लेती है। आपके द्वारा छोड़ा गया अवशेष अब किसी ऐसे व्यक्ति पर असर डाल रहा है जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। आपने जो सेब खाया था वह अब आपके शरीर में है। यह आपके पाचन तंत्र द्वारा संसाधित होता है। अवशेषों के 2 समूह बनते हैं जो आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है। वह अब रक्त के माध्यम से आपकी नसों में बहता है और अवशोषित न हुआ हिस्सा यानी अवशेष मूत्र और मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव ऐसे मल मूत्र पर पल सकते हैं। सेब खाने के आपके भौतिक कर्म ने आप पर और अन्य जीवों पर अपनी छाप छोड़ी है। सेब का अवशेष जो आपके रक्त में है, सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गाय द्वारा खाया गया अवशेष उसके स्वास्थ्य और उसके द्वारा उत्पादित दूध की गुणवत्ता पर असर डालता है। आपके शरीर से निकलने वाले मल का सूक्ष्मजीवी जीवों के साथ साथ पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अब कल्पना कीजिए कि इस ग्रह पर 7 अरब मनुष्य ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा इस समीकरण में अरबों अन्य जीवों की कल्पना कीजिए। भौतिक जगत
सामूहिक कर्म का अवशेष है। यही अवशेष महत्वपूर्ण है। आपके भौतिक कर्म का आप पर और आपके आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। यही कारण है कि ध्यान के मार्ग में एक निश्चित मात्रा में आत्मानुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अंततः उसका प्रभाव विश्व के सभी लोगों पर पड़ेगा। दूसरा, मौखिक कर्म, मानसिक छाप। कोई निर्देश, कथन, प्रश्न या आपके द्वारा कही गई कोई भी बात मौखिक कर्म है। सभी मौखिक कर्म मानसिक छाप छोड़ते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके मन और चेतना के साथ साथ प्राप्तकर्ता के मन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। एक बुद्ध मन मानसिक छापों द्वारा समर्थित और संचालित होता है। भौतिक अवशेषों को साफ करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मानसिक अवशेषों को साफ करने में बहुत अधिक प्रयास लगता है। आइए सेब के उदाहरण पर वापस आते हैं। मान लीजिए कि आप एक बेहतरीन स्वाद वाले व्यक्ति हैं और एक सेब खा रही हैं। सेब स्वादिष्ट, ताजा और कुरकुरा है और उसमें भरपूर मिठास है। आप उसके स्वाद के बारे में कहते हैं और आप ये कहते हैं कि आपने इतना स्वादिष्ट सेब पहले कभी नहीं खाया। कुछ हफ्तों बाद आपको शायद सेब का स्वाद याद ना आए, लेकिन आपको याद होगा कि आपने उसे खाते समय क्या कहा था। दरअसल जब भी कोई और दूसरे फलों के बारे में ऐसी ही टिप्पणी करेगा तो आपको उस सेब की याद आ सकती है। और ये रहा दिलचस्प बात, अगर आपने उस सेब को खाते समय कुछ नहीं कहा होता तो आपके लिए सेब को भूलना बहुत आसान होता। क्यों? क्योंकि आपने फल के स्वाद और दृश्य के अलावा कोई मानसिक छाप नहीं छोड़ी थी। तीसरा, मानसिक कर्म, भावनात्मक छाप। तीनों कर्मों में सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली मानसिक कर्म है। यह एक लंबा निशान, एक प्रकार का मानसिक अवशेष छोड़ जाता है, जिसे मैं भावनात्मक छाप कहता हूँ। इसे मिटाना सबसे कठिन है। किसी भी प्रकार के सभी कर्मों का मूल एक विचार है। किसी विचार का अनुसरण मानसिक कर्म है। इसका आपकी मानसिक स्थिति पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, आपकी चेतना पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और आपके मन पर चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, एक चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर आइए हम अपने सेब के उदाहरण पर वापस आते हैं। इस बार आपके पास सेब नहीं है। सेब का विचार आपके मन में आता है। आप उस विचार को छोड़ते नहीं हैं, इसके बजाय आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सेब के मूल विचार से आपको वह समय याद आता है जब आपने आखिरी बार सेब खाया था। यह विचार आपको किसी दुकान से सेब खरीदने के विचार से जोड़ सकता है। बस ध्यान दें कि सेब के बारे में शुरुआती विचार अब दुकान के बारे में विचार से बदल गया है। दुकानदार की तस्वीर और बातचीत आपके सामने कौंध जाती है। आपको विक्रेता को पैसे देने की याद आती है। आपको एक और ग्राहक की याद आती है जो केले खरीद रही थी, जो आपके बगल में खड़ी थी। आपको आगे याद आता है कि कैसे वह ध्यान से केले चुन रही थी और उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी। अब आपको उसकी बातें, उसकी आवाज और दुकानदार को पैसे देने का तरीका याद आता है। आपके अंदर प्रेम, वासना या कोई सकारात्मक भावना जाग सकती है। आपको दुकानदार का विचार फिर से याद आ जाता है क्योंकि वह आपको सेवों के थैले के साथ छुट्टे पैसे लौटा देता है। आप थैला लेते हैं और चलने लगते हैं। सब आपको बाजार के हालात याद आते हैं। आपको आगे कोई अप्रिय घटना याद आ सकती है जो बाजार में एक बार घटी थी। इस शॉपिंग कार्ट ने आपकी कार पर खरोंच लगा दी थी। आपको गुस्सा और निराशा होती है कि कुछ लोग इतने असावधान कैसे हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने सेब के विचार को उसी क्षण त्याग दिया होता जब वह आपके सामने आया होता, तो आपको मानसिक कर्मों के चक्रव्यूह से नहीं गुजरना पड़ता। और यह सब आपकी याददाश्त पर निर्भर करता है। अगर आपको याद होता कि विचार अपने आप में खोखले होते हैं और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो आपको अतीत की उन घटनाओं पर कोई नकारात्मकता महसूस नहीं होती जिनका आपको कोई एहसास नहीं है। वर्तमान क्षण पर नियंत्रण स्मृति सही ध्यान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
जब आप अपनी स्मृति का केवल एक भाग यानी ध्यान का विषय ही धारण कर पाते हैं तो आप शांत अवस्था प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। हालांकि स्मृति ही सही ढंग से ध्यान करने में आपकी सबसे बड़ी बाधा भी है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि आपकी स्मृति आपके मानसिक छापों का एक संचय, एक भंडार है। सरल शब्दों में कहें तो स्मृति वह अवशेष है जिसके बारे में मैंने बात की है। चेतना का एक कार्य स्मृति शब्दों और अनुभवों का अपरिवर्तित संग्रह है। आपके स्मृति भंडार को खाली करना संभव नहीं है, हालांकि विचार के उभरते ही उसे छोड़ना संभव है। इससे स्मृति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। जब आप अपने मन को शांत अवशोषण अवस्था में रखते हैं तो मानसिक छापों से होने वाले कष्ट कम होने लगते हैं। आपका मन गीगो के प्रसिद्ध कंप्यूटिंग सिद्धांत पर काम करता है, कचरा अंदर कचरा बाहर। अगर आप बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं तो अवशेष आपको बीमार ही छोड़ेंगे। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं तो परिणाम अच्छा ही होगा। किसी भी चीज की अधिकता से अवशेष अधिक हो जाते हैं। आप जितना ज्यादा खाते हैं आपके पास उतना ही ज्यादा सामान होता है और उसे प्रबंधित करने का सिर दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अनावश्यक गैजेट्स से भरा एक गोदाम है। आपका मन भी एक गोदाम है। क्या आप सचमुच उसे बेकार चीजों से भरना चाहते हैं? ध्यान रखें कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। एक खाली मन स्वाभाविक रूप से प्रेम से भर जाता है। एक खाली मन शैतान का घर नहीं है, एक बेचैन मन है। एक खाली मन वास्तव में एक ध्यानी का निर्माण है। एक ऐसा मन जिसमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वह नेक इरादों का केंद्र है। अच्छा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस उच्च अवस्था की ओर ले जाता है। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप अपनी एक फेवरेट बुक का नाम जो स्पिरिचुअल रिलेटेड हो उसे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।